Very good evening to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of SBI. Okay, just try to listen the mock interview, take help from it, and just try to revise the newspaper, your graduation subject. If you are having gap year, banking terms and terminologies, okay, state related question, your hobby related question, SBI related question, general question, and my situation based question, and just try to listen the previous year mocks also. Okay, you are basically from UP, Harsha. Yes, sir. Which Yes, place? sir. वाराणसी। Why Varanasi is famous? वाराणसी से घाट्स के लिए फेमस है और काशी विश्वनाथ मंदिर भी वहाँ पे है, बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। और एक दो घाट का वन ऑफ द नाम बता ओल्डेस्ट पाएंगी? सिटी। दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, अस्सी घाट, ये सब कैसे मणिकर्णिका नाम घाट, टोटल 84 घाट है। ये सब कैसे नाम दिए गए हैं? एक बार पूछा गया है पहले भी, तो चेक कीजिएगा। मोदी जी का हर कंस्टिट्यूएंसी घाट क्या है? वाराणसी है सर, वहाँ से एमपी सारा है घाट मेरा। का नाम मैं चेक करने नहीं बोल रहा हूँ, इन घाट का नाम पढ़ने का पीछे रीजन क्या है ये बोला मैंने। वाराणसी है मोदी जी का। जी। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप एसबीआई में एक ऑफिसर की क्या क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी जॉब में एक ऑफिसर की? किसी भी जॉब में सर एक ऑफिसर की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको अपनी जॉब प्रोफाइल पता हो कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है, किस दायरे में रह के उन्हें काम करना है, वो सारी चीजें उनको आनी चाहिए। बेसिक प्रोफाइल उनकी जो है वो उन्हें आना चाहिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कस्टमर को हैंडलिंग कैसे करनी है, अगर कोई क्वेरी कस्टमर आता है या कस्टमर से कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। एसबीआई के बारे में आप क्या जानती हैं? इसकी हिस्ट्री, टैगलाइन, चेयरमैन, हेडक्वार्टर, इसके लास्ट कितने एसोसिएट थे जो मर्ज हो गए, बताइए। एसबीआई का सर जो स्टैब्लिशमेंट था वो नेशनलाइज हुआ था 1955 में इंपीरियल बैंक से। एट प्रेजेंट में इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके चेयरमैन CS सेट्टी सर हैं। 23,000 लगभग इसकी ब्रांचेज हैं और 64,000 इसके ATMs हैं। एसबीआई डिस्ट्रिक्ट बैंकिंग की कैटेगरी में आता है, मतलब टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आता है। और ऐसा अगेन इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि अगर कल को ये बैंक अगर फेल होते हैं, इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होगा। ओके, कौन कौन से 3 बैंक है इसके अंदर? एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। 5 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक 2017 में एसबीआई से मर्ज हो गया था, तो कौन से 5 एसोसिएट बैंक्स थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक है, 5 सब्सिडीज। 5 सब्सिडीज थे इसके। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुनेंगे भी। एज ए ऑफिसर हम आपकी पोस्टिंग जहाँ भी करते हैं वहाँ पे आप नए कस्टमर को, यानी जिनका आपके बैंक में अकाउंट नहीं है, उनको कैसे अपने बैंक तक लेके आएंगी, और जिनका आपके बैंक में अकाउंट है उनको क्रॉस सेलिंग कैसे करेंगे? सर पहले तो मैं अपने जो ब्रांच पे जिस वहाँ मुझे पोस्टिंग मिलेगी वहाँ की मैं कस्टमर का जो प्रोफाइल पोर्टफोलियो है उसको देखूंगी, एनालाइज करूंगी कि हमारे पास किस टाइप के कस्टमर है, सर्विस क्लास ज़्यादा है, बिजनेस क्लास ज़्यादा है। और जो कस्टमर नहीं है उसके लिए मैं वहाँ की कैचमेंट एरिया को आइडेंटिफाई करूंगी कि वहाँ पे मुझे किस तरह का स्कोप मिल सकता है। मतलब हम कैसे कस्टमर को ट्रैप कर, मतलब वहाँ पे अपने बैंक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको अपने मतलब अकाउंट होल्डर्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, कुछ बैंकिंग टर्म्स टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। आज का अखबार या कल का अखबार टर्म्स के पहले कुछ करंट अफेयर्स देखा है क्या आपने, रिसेंट का अखबार वगैरह? नहीं, आज का नहीं देखे हैं सर। अखबार थोड़ा सा देखना है हम लोग को, रिसेंट के अखबार, 1-2 दिन का अखबार, आज का अखबार, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न्यूज़ में है, उसके बाद स्टबल बर्निंग न्यूज़ में है, उसके बाद को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट वो आपका न्यूज़ में है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC AI न्यूज़ में रहता है। ठीक है ना? ठीक है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि कोई भी बैंक लोन देने के पहले 5 C's, एज ए ऑफिसर हमें पता होना चाहिए 5C क्या क्या चेक करता है, और लोन देने के पहले किसी को क्या चेक किया जाता है। कल को ऑफिसर बन जाएंगे, आपको पता आप होना चाहिए तो प्रोविजनरी 5 ऑफिसर चीज में। में पहला तो आप कैरेक्टर आता है और कोलेट्रल आता है, कैपेसिटी आती है, कंडीशन आता है और क्रेडिट वर्दिनेस आता है। ये 5 चीजें हम कस्टमर की चेक करते हैं किसी भी को लोन देने के पहले।
ओके। और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने होते हैं हम लोग के कस्टमर को? उसकी केवाईसी लेनी होती है सर, उसका सिविल रिपोर्ट चेक करना होता है कि उसका कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है, वो ओवरड्यू में तो नहीं जा रहा है, उसने कोई लोन राइट ऑफ तो नहीं कराया है, और उसके जो जहाँ पे उसकी सैलरी आ रही है वो उसका हम अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, आपने एक और दो आईटीआर चीज बेसिस पे हम आईटीआर बेसिस पे उसको लोन देंगे। आपने एक दो चीज यूज किया, एक तो चलिए पीछे से ही चलते हैं। आईटीआर का फुल फॉर्म? इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। आपने यूज किया सिविल स्कोर। तो कोई कस्टमर अगर लोन ही नहीं लिया है तो उसका सिविल स्कोर क्या होगा, और एक गुड सिविल स्कोर क्या होता है? माइनस, अगर किसी ने कोई लोन नहीं लिया उसका सिविल -1 होता है सर, मतलब उसने कहीं से लोन नहीं ले रखा है, और गुड सिविल स्कोर में सर 750 से 900 के बीच पे सिविल स्कोर गुड माना जाता है। ओके। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने बताया कि लोन देने के पहले ये चीज़ें होती हैं, तो एक वर्ड आपने सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड बैड डेब्ट। जी सर। इसके बारे में कुछ आइडिया? सॉरी। जब एनपीए लोन होता है तो उसके 1 साल के अंदर तक वो लोन जो होता है वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में होता है, उसके बाद जैसे ही वो 1 साल क्रॉस करता है तो नेक्स्ट 1 ईयर तक के लिए वो डाउटफुल में रहता है। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे अगर कोई लोन 2020 में एनपीए हुआ है तो 2021 में वो डाउट डीए 1 में जाएगा, 2022 में वो डीए 2 की कैटेगरी में जाएगा, और 2024 में वो डीएल 3 की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद वो लोन लॉस में चला जाता है। लॉस एसेट में तब जाता है जब उसके रिकवरी के चांसेस नील के बराबर होते हैं। एमएसएफ सुना है? आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया था इंस्टेंट लोन के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वर्ड सुना है? सुना है सर, ये आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है बैंक्स को। ओवरनाइट के लिए आरबीआई एनडीटीएल का 2% मिनिमम 5 करोड़ या जो भी इसका लिमिट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत अगर ऑलरेडी कोई रैपो बैंक रेट से ले रखा है तो ओवरनाइट के लिए एमएसएफ के अंदर लोन देती है। 2% पे। हाँ, एनडीटीएल का 2%, बैंक के पास जितना जमा पूंजी है उसका 2%। एनडीटीएल सुना है ना वर्ड? हाँ हाँ। एनडीटीएल को ब्रेक कीजिए, समझाइए मुझे। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है, टाइम लायबिलिटीज होती है, इसमें डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आते हैं, मींस कासा और आपका दोनों इंक्लूड करके एनडीटीएल बनता है। बैंक का सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या होती है? सबसे बड़ी लायबिलिटी तो सर ऐसा सबसे बड़ा एसेट उसका लोन होता है, जिस जो उसने कस्टमर को लोन दिया हुआ है, लोन, और वो फिर सबसे बड़ा लोन इंटरेस्ट के साथ रिसीव होगा, सबसे बड़ा एसेट, और उसका एनडीटीएल सबसे बड़ी लायबिलिटी। हर्षा के नाम का क्या मतलब है? हर्षा का नाम का मतलब सर हैप्पीनेस होता है। पापा क्या करते हैं? सर्विस में है, कुछ 4 प्राइवेट क्वेश्चन। मतलब प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में पापा क्या करते हैं देख लेना है। कितने सिबलिंग्स हैं आप? एक एल्डर ब्रदर है सर। प्राइवेट सेक्टर में कौन से जॉब में है, क्या है, थोड़ा देख लेंगे। एक एल्डर ब्रदर है। और हॉबी क्या है आपकी? लिटिल बिट ऑफ स्केचिंग एंड ड्राइंग सर, थोड़ा बहुत स्केचिंग स्केचिंग एंड वगैरह। ड्राइंग। देख लेना कोई फेमस पेंटर वगैरह का नाम, जैसे पूछता है कि 7 घोड़ों की पेंटिंग इंडिया में किसी ने बनाई थी, उनको कतर की नागरिकता मिली थी, एमएफ हुसैन। एक दो मेल अच्छा, या तो आपका फीमेल। हाँ, एक दो मेल और फीमेल जो फेमस स्केच वगैरह हैं। कैरिकेचर क्या होता है, थोड़ा एक दो वर्ड में भी। ठीक है। आप मुझे बताइए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में हम लोग आते हैं। अभी मुद्रा स्कीम में शिशु, किशोर, तरुण था और तरुण प्लस ऐड किया गया। इसका लिमिट पता है बेटा? तरुण प्लस का कि सारे का? सारे का। किशोर में सर 50,000 तक के लोन्स किशोर कैटेगरी में आते हैं। शिशु जो होता है 50,000 से 5 लाख के बीच में जो लोन होता है उसको शिशु की कैटेगरी में डालते हैं, और तरुण में 5 लाख टू 10 लाख की कैटेगरी में जो लोन होते हैं वो तरुण कैटेगरी में जाते हैं। और अगर किसी कस्टमर ने टाइमली अपना लोन 10 लाख वाला लोन पूरा किया है, टाइमली पे किया है, तो बैंक उसको एक्सटेंड करके 20 लाख तक का लोन देती है। ये उन्हीं कस्टमर को मिलेगा जिसने अपना पहले का लोन क्लियर किया होगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है बेटा? गर्ल चाइल्ड को सर एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसमें जो 10 साल के नीचे की लड़कियां होती हैं, पेरेंट्स उनके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 250 से लेके 1,50,000 तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं इन ईयर। और इसमें जो मैच्योरिटी होती है 21 ईयर्स पे होती है, या तो फिर 18 ईयर्स के बाद इसमें कभी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए सारा कुछ पूछ के रिवीजन करा दे रहे हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना?
जीवन ज्योति बीमा योजना सर ये भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। इसमें 2 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर किसी कस्टमर की किसी भी वजह से डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का प्रीमियम मिलेगा और इसकी एनुअल प्रीमियम 436 रुपीज होती है। ये जो इसका टेन्योर गवर्नमेंट के स्कीम्स बैंकों के थ्रू कस्टमर को दी जाती हैं, जो भी है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, फसल बीमा योजना, मुद्रा स्कीम, तो इसको कस्टमर को अवेयर करने के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं, जिसे मतलब क्या करेंगे कि पता चलेगा कस्टमर को कि अवेयर करना चाहिए या कस्टमर को ये उनके लिए बना हुआ है, तो क्या किया जाना चाहिए? सर जैसे मेरी ब्रांच में है कि हमारे जैसे मेरा जो हम ये बोलेंगे कि हम अपनी ब्रांच में जहां हमारी पोस्टिंग होगी उस ब्रांच में एज ए ऑफिसर हम कैनोपी लगाएंगे या नियरेस्ट सरपंच वगैरह से बात करके हम वहां जाकर उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कोई भी स्कीम आप लें तो इससे आपका फ़ायदा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बहुत सारी की चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। ठीक है ना? जी सर ओके। ठीक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? है। डेबिट कार्ड में डिफरेंस ये होता है कि जो अकाउंट में बैलेंस होता है हम उतने तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में हम ओवर द लिमिट जाके जो कार्ड की लिमिट होती है उतने तक अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है? बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको आरबीआई की तरफ से फुल लाइसेंस मिला होता है। वो कस्टमर से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है, लोन भी प्रोवाइड कर सकती है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। जबकि एनबीएफसी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फुल्ली ऑपरेट फ्रीली नहीं कर सकती हैं। वो कुछ ही सर्विस प्रोवाइड करती है, बेसिकली लोन्स वगैरह में डील करती हैं। वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल सिंपल सा कह सकते हैं कि ए बैंक कैन रेगुलेट अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वन कंपनी एक्ट 1956, एनबीएफसी अमेंडमेंट 2013। बैंक सीआरआर मेंटेन करेगा, एनबीएफसी सीआरआर मेंटेन नहीं करेगा। ठीक है? एक बैंक खाता खोल सकता है, वो ओपन कासा ओपन नहीं करेगा, इस तरह की बेसिक चीज़ें। डीआईसीजीसी क्या करता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 1961 में ये एक्ट आया था। ये हम बैंक में सर जो भी अमाउंट डिपॉजिट रखते हैं लॉकर्स में तो ये 5 लाख तक का क्लेम देती है। अगर कोई बैंक केवल डिफॉल्ट हो लॉकर जाता है या इंसॉल्व लॉकर को ही देता है या नॉर्मल मतलब बैंक में जमा पैसे को इंश्योर देता है? लॉकर नहीं, सबको। सबको देता है सर। कासा में जो भी बैलेंस है टाइम डिपॉजिट्स में या लॉकर में तो 5 लाख तक का क्लेम डीआईसीजीसी देती है। इन केस अगर वो बैंक इंसॉल्वेंट होता है तो उस केस ओके। में कस्टमर को आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है? बीकॉम सर। कॉमर्स के स्टूडेंट रही हैं आप। ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना होगा डेट इक्विटी रेशियो, यस सर। इसका डेफिनेशन बताइए। किसी भी कंपनी का डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है। मतलब उसने लॉन्ग डेट से कितना फंड रेज किया है और उसका शेयर होल्डर फंड्स कितना है, तो उसके बीच का रेशियो डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है। बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? बीआरएस एक स्टेटमेंट होता है जिससे कि हमें बैंक का जो नेट बैलेंस है वो पता लगता है कि हमारे जो कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है वो टैली कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं तो उसके डिफरेंसेस के रीजन क्या है, कोई एंट्री छूट गई है रिकॉर्ड करना, तो उसको बीआरएस से पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में सर कैश के इनफ्लो आउटफ्लो का पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है। ये 3 हेड्स के अंदर में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो फंड्स का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, मतलब वर्किंग कैपिटल का, वो उससे पता चलता है। रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट को डिस्क्राइब करना आता है आपको? जी सर। बताएं। पर्सनल अकाउंट किसी इंडिविजुअल अकाउंट को बोलते हैं। जैसे मेरा अकाउंट हो गया है किसी भी इंडिविजुअल का। और रियल अकाउंट में जैसे एसेट्स वगैरह आते हैं, मशीनरी अकाउंट, वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स, वो सब नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। ओके ओके। आपने सुना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, इन तीनों को डिस्क्राइब करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर कंपनी के कितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट पता चलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ट्रायल बैलेंस जो भी लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है उसका क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस से पोस्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और बैलेंस शीट से हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है कि उस कंपनी के एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, उसका रिजर्व्स क्या है, सरप्लस क्या है, ये सब पता लगता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट सुना है?
जी सर। क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गई और फर्नीचर हो गया, उसको हम देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है, उसका इफेक्ट होता है, वो बिजनेस में दिखता है सर। जैसे गुडविल हो गया, अगर किसी की कंपनी का गुडविल अच्छा है तो हमें उसके प्रॉफिट से उस गुडविल का पता चलता है कि इस कंपनी की रेपुटेशन क्या है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है, एक वर्ड में बोले तो? स्ट्रेट लाइन मेथड में सर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं, और रिटन डाउन में जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, रिमेनिंग अमाउंट वैल्यू, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये डिप्रिसिएशन के दो मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जी सर। आपका आपने सुना होगा कि कभी ना कभी हर इंसान के लाइफ में मतलब प्रेशर पड़ने पे वो थोड़ा घबराता है, तो कल को वर्क प्रेशर बढ़ेगा या कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी तो आप कैसे मैनेज करोगे आफ्टर मैरिज, जॉब प्रोफाइल, फूडिंग एंड ऑल? सर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें पहले से दिमाग को ठंडा रखना होता है। हम किसी भी चीज़ को अग्रेसिव तरीके से नहीं कर सकते सॉल्व। हमें अपने दिमाग को एकदम शांत रख के किसी काम को करना है। अगर नहीं हो पाता है तो उस चीज़ से 2 मिनट का ब्रेक लेके हमें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना होगा, कि ताकि हमारा माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, ऑलरेडी 16 मिनट 20 सेकंड हो चुका है और आप लोग इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7503235358। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, जो भी इंश्योरेंस और बैंकिंग के अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड, नॉन एक्सपीरियंस बेस्ड, सबके लिए। धन्यवाद।